चालू है? चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चल क्या रहा है हम सबका? जियोग्राफी का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। जियोग्राफी वो भी किसकी है? लूसेंट जो बुक है उसकी जियोग्राफी का सेक्शन हम लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर है आपका ग्रुप डिस्कशन। जरा आप लोग हमें बताएंगे कि डिस्कशन मैं सही लिख रहा हूँ ना? ग्रुप डिस्कशन आज पार्ट कौन सा है? पार्ट 12 है शायद ना। इसके पहले 11 क्लासेस हो चली हैं। ठीक है, चलिए आज 12वीं क्लास हम लोग जियोग्राफी जो लूसेंट की जियोग्राफी है उसके हिसाब से देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे चले, शुरुआत की जाए। जय बोला जाए? बिना जय के चलेंगे? जय बोला जाए? लड्डू खिला के आगे जाएंगे? ना ना, कभी मन चाही चीजें हमेशा प्राप्त नहीं होती हैं। क्या बॉयज एंड गर्ल्स कर दें? हाँ चलिए ठीक है। तो एक साइड में हो जाते हैं बॉयज एंड नेक्स्ट वन गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स डिस्कशन शुरू होना चाहिए ना, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह जैसे कि कहाँ से शुरुआत होती है? लड़कियों से, लेकिन आज लड़कियों से शुरुआत होगी। होगी। शुरुआत हो जाए। चलते हैं हम लोग अपने पहले ही क्वेश्चन पर। पहला हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? अगर क्वेश्चन आपको याद ना आया हो तो हम क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए फिर आंसर कीजिए। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। ऑप्शन 90 चाहिए? ले लो। 1.5 कैलोरी, 1.74 कैलोरी, 1.94 कैलोरी, 2.04 कैलोरी। 1.94 कैलोरी। यस, राइट आंसर आप लोग दे दिए हैं। आपको मिलेगा कई नंबर? 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ बॉय से नंबर है ना। सूर्य से कंपेरिजन किया जाए तो पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई प्रतीत होती है? 66 से 1/2 यानी कि 66.5 डिग्री। हाँ हाँ, राइट आंसर है। अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि पृथ्वी अपनी सतह पर कितना झुकी हुई है तो वो 23.5 डिग्री है। सूर्य से अगर कंपेरिजन करेंगे तो 66.5 डिग्री है और पृथ्वी अपनी ही सतह पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ चलिए, तो बॉयज को मिल जा रहे हैं 2 नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो गर्ल्स के लिए है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो क्या है या एल्बिडो किसे कहते हैं? ऑप्शन इसमें ना मिल पाएगा, बहुत लंबा ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन हम बना नहीं पाएंगे आप लोगों के लिए। आंसर नहीं आ पा रहा, 10 सेकंड है पास्ट। हाँ, क्वेश्चन ट्रांसफर किया गया, बताओ तुम। हम्म,
हम दोनों साथ हैं ना। तो सूर्य के जो प्रकाश या ऊष्मा पृथ्वी पर पड़ती है और उसके बाद जो ऊष्मा वापस रिलीज होती है, दोनों का अनुपात को ही एल्बिडो बोलते हैं। किसी स्थान पर, चलिए मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज एल्बिडो। एल्बिडो आपको बताते हैं, जरा इसको समझने का जरा प्रयास कीजिए ना, कि सूर्य से आने वाली विकिरण किसी सतह पर जब पड़ती है तो सूर्य से आने वाली विकिरण तथा उस वस्तु द्वारा परावर्तित की गई विकिरण, बात को समझ पा रहे हैं ना, सूर्य से आने वाली विकिरण तथा किसी वस्तु से परावर्तित होने वाली विकिरण के ही अनुपात को अल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, तो किसी का आंसर यहाँ पर सही नहीं था ना, सर का सही था ना, उनको भी कर देते हैं ना उस आइडिया में। हाँ, अकेले लड़का है वो, कम से कम 2 लोग हो जाएंगे। चलिए, सर जी 2 नंबर 2 नंबर पासिंग क्वेश्चन था। हम तो इतना गड़बड़ी नहीं करते हैं, कभी काल भले भूल जाए, लेकिन इतना तो नहीं भूलते हैं हम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित हो जाता है? सौर विकिरण का कितना % भाग बादलों से परावर्तित होता है, ये आपको बताना है। 35। हाँ जी, 35। चलो क्वेश्चन ट्रांसफर होगा, ऑप्शन ले लो। 30, 32, 33, 34। 32%। हाँ, 32% बादलों से परावर्तित होता है, तो गर्ल्स को मिल जा रहे हैं 1 नंबर। हाँ, चलो नेक्स्ट वन हम लोग चलते हैं। सूर्य तप का कितना % भाग धरातल से परावर्तित होता है? सूर्य तप का कितना % भाग धरातल से परावर्तित होता है? ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन की अगर आवश्यकता आपको पड़े तो बताइए, ऑप्शन तो देंगे हम। 1, 2, 3, 4। 2%। 2%। हाँ ठीक है, तो आपको मिल गए 1 नंबर। ठीक है, आगे हम लोग चलें, अगर आगे चलते हैं, सौर विकिरण का कितना % भाग पृथ्वी को गर्म करने के काम में नहीं आता है? सौर विकिरण का कितना % भाग पृथ्वी के धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता है? बताओ। हाँ जी, 35। तुम जरा बताओ, ऑप्शन ले लो। 32, 33, 34, 35। बोलो बोलो बोलो। 34% इज द राइट आंसर। तो हम आपको जरा इस पर कुछ समझा दें, आइए जरा बताते हैं कि जरा इसको समझ लीजिए कि कितना % पृथ्वी को काम में नहीं लाता है ना, या देख लेते हैं। ऐसे जरा हम लोग देखें कि सूर्य विकिरण का जो भी विकिरण आती है उधर से, उसमें से होता क्या है कि 32% तो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है और 2% पृथ्वी के धरातल से परावर्तित कर दिया जाता है। तो 32% बादलों से जो परावर्तित हुआ वो भी तो पृथ्वी के काम में नहीं आएगा, 2% जो इधर से परावर्तित कर दी वो भी तो काम में नहीं आएगा, तो टोटल % कितना हो जाएगा? 32 बादलों से, 2% यहाँ धरातल से परावर्तित हो जाता है, तो 32 2 34% जो विकिरण आती हैं वो पृथ्वी के काम में नहीं आती हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, जब 2 असमान ताप वाली वस्तुएं आपस में टच होती हैं तो उनमें ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? बताएंगे ना। संवहन, हाँ इसे कहते हैं संवहन। ठीक है, तो आपको मिल जा रहा है 2 नंबर। ठीक है, जरा आप लोग आगे बताएंगे।
वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक है, सुचालक है या अर्धचालक है या इनमें से कोई नहीं है? हाँ, सुचालक है। हाँ, तुम लोग बताओ। कुचालक है। तो यहां से मिल जाएगा आपको 1 नंबर। अच्छा, जरा आप लोग बताएंगे ना कि वायु ऊष्मा की कुचालक है, तो ये तो बात ठीक है। नहीं, क्यों नहीं है? आपको हम समझाने जरा चाह रहे हैं ना कि जरा इसको समझने का प्रयास करें। यदि वायु जो है अगर ऊष्मा की वो सुचालक होती ना, तो सूर्य से आने वाली विकिरण को वो सूर्य की आने वाली विकिरण उसको कुछ ना कुछ प्रभावित करती, और वायु भी उसको प्रभावित करती। इससे एयर जो है ना वो गर्म हो जाती, गर्म होती ना, ऊष्मा को अगर अवशोषित करती हो तो वो मतलब कि ऊष्मा की सुचालक नहीं है, इसीलिए हमारा वायुमंडल सूर्य के विकिरण से गर्म नहीं होता है। अगर उसकी सुचालक हुई तो गर्म हो जाता हमारा वातावरण, पूरा एयर ही गर्म हो जाती तेज धूप से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, वायु जो है ऊपर से नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर जाती है। वायु ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं चालन, संवहन और संचरण या विकिरण। पता है? आप लोगों में से कुछ लोग साइंस वर्ग के भी है ना, फिजिक्स तो आप लोग पढ़े भी होंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, वो सब तो आप लोग तो खूब पढ़े होंगे। अरे पढ़े तो ये सब बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए। संचरण नहीं है, चालन ना है। अब तुम बताओ। हाँ, पूछते रहो, ऐसे पूछते रहो। हाँ, पूछते रहो, एक आध तो सही हो ही जाएगा। ऐसे पूछ, इसे संवहन कहा जाता है। पूछना नहीं है आपको, अगर आ रहा है तो आप सीधे सीधे बता दीजिए। अच्छा, जो संवहन द्वारा ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह कितने मंडल में होता है? संवहन द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितने मंडल में होता है, जरा बताएंगे। बताएं, 1 2 3 4। 3, कल से बताओ। एक, कौन किस में होता है? केवल क्षोभ मंडल में ही संवहनी धाराएं चलती हैं। हाँ, तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर ना, पासिंग क्वेश्चन था ये। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, जरा देखें। वायु का ऊर्ध्वाधर चालन क्या कहलाता है, या वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन क्या कहलाता है, जरा बताएंगे। ऊर्ध्वाधर वायु कब चलती है, ऊपर से नीचे? बताएं बताएं बताएं। ले लो, संवहन, संचरण, विकिरण, चालन। इतना कुछ समझो में नहीं आ रहा होगा कि का है। चालन ना होगा, विकिरण ना होगा, इसे संवहन कहते हैं। संवहन कहते हैं इसको। अच्छा।
अच्छा, आप लोग इस चीज को कम समझ पा रहे हैं ना। दो तीन टर्म हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसे आपको समझाया जाना चाहिए। आइए हम आपको समझाते हैं कि क्या कुछ होता है। पहली बात तो जो एक यहाँ पर आ रहा है टर्म संवहन, इस संवहन आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक और इसके पहले है चालन, ये चालन आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक इसके साथ में एक और है हाँ, देख रहे उसको हम विकिरण है ना, विकिरण है। और उसके साथ में एक अभिवहन भी है, अभिवहन। तो जो चालन है, चालन को कहा जाता है कंडक्शन, चालन इसे कहा जाता है कंडक्शन। और जो संवहन है इसे कहा जाता है कन्वेक्शन। और जो विकिरण है इसको कहा जाता है रेडिएशन। अभी हम लोग इसको एकदम स्पष्ट समझ लेंगे। और आपका अभिवहन है, अभिवहन को इंग्लिश में कुछ कहा जाता है एडवेक्शन, उसको कहा जाता है एडवेक्शन। चलिए, इन सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जरा आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखें, चालन जो होता है ये जब कभी भी होगा तो ये ठोस वस्तु में होता है, पहले इसकी प्रायोरिटी है। चालन जो होगा वह हमेशा ठोस वस्तुओं में ही होगा। और होता क्या है इसमें कि इसमें कोई दो वस्तु होती है और दोनों वस्तुएं जब एक दूसरे के टच में आती हैं, दो वस्तुएं हैं, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के टच में आती हैं तो जो जिसके पास ज्यादा ऊष्मा होती है, जिसके पास ऊष्मा ज्यादा होती है, यहां से ऊष्मा का संचरण कम ऊष्मा वाली वस्तु की तरफ होता है। इस चीज को समझेंगे, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वहां पर ऊष्मा का जो संचरण होता है वो अधिक ऊष्मा वाले से कम ऊष्मा वाली वस्तु की तरफ संचरित होता है। ऊष्मा के इसी संचरण को ही कहा जाता है चालन। और जो चालन होता है वह ठोस वस्तु में होता है या उसकी क्वालिटी है। शायद ये बात आप लोग समझ पाए होंगे कुछ। ठोस वस्तु में होता है चालन, और चालन होगा कैसे कि दो ठोस वस्तुएं जब आपस में मिलेंगी तो उसमें जो ऊष्मा का संचरण होगा वह अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वाली वस्तु में होगा। और वह संचरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान सेम नहीं हो जाता है, बराबर नहीं हो जाता है। ये संचरण तब तक होता रहता है। ठीक है, जब ये दोनों के तापमान जब बराबर हो जाएंगे तो फिर संचरण भी हो जाता है बंद। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है चालन। आगे हम जरा समझते हैं कि संवहन क्या होता है। संवहन, पहली बात है कि ये ठोस में होता नहीं है। संवहन जो होता है ठोस में होता नहीं है, ये होता है तरल और गैस में, ये लिक्विड और गैस के फॉर्म में ही होगा। और संवहन होता क्या है, जैसे हम आपको समझा दें कोई वस्तु है, अगर वो वस्तु गर्म होकर के आगे बढ़ी, कोई वायु है, वस्तु तो ठोस हो जाएगी, कोई वायु है अगर वो गर्म होकर के आगे बढ़ी तो अपने मार्ग में आने वाले जो भी जगह होगी उसको भी गर्म कर देगी। वायु अगर गर्म होकर के आगे बढ़ी है तो अपने मार्ग में आने वाली जगहों को भी वो गर्म कर देगी। और ये संवहन की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। चलिए, अगर आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो एक माध्यम से हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग खाना बनाए होंगे, आप लोग चावल भी बनाए होंगे। चावल के पहले एक हम लोग प्रक्रिया करते हैं, जरा उसे समझने का प्रयास करें। चावल के पहले एक प्रक्रिया हम लोग करते हैं, पानी को पहले उबालते हैं, चावल बाद में डालते हैं। ऐसा शायद आप लोग करते हैं। अच्छा, जो नहीं करते हैं तो उनके काम की भी ये चीज नहीं है, उनको संवहन नहीं समझना है। अगर आपको संवहन समझना है तो आपको ये प्रक्रिया भी समझनी होगी कि आखिर उसमें ये संवहन होता कैसे है। जब भी हम लोग स्टोव की फ्लेम जब हाई करके पानी उस पर रख देते हैं तो कभी कभी आप लोग ये भी देखे होंगे कि नीचे से पानी ऊपर से बुलबुला आता है, नीचे से पानी ऊपर आता है, फिर ऊपर का जो ठंडा पानी है नीचे चल जाता है, फिर नीचे से गर्म पानी ऊपर आता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाता है। ये प्रक्रिया बार बार से दोहराई जाती है। और शुरुआत में क्या होता है कि उसके पानी जो नीचे है वही गर्म रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं कि पूरे पतीले में जितना पानी रखा गया सबका सब गर्म हो जाता है।
तो वो पानी गर्म कैसे होता है? संवहन की क्रिया से ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं? कोई गर्म पानी होगा वो ठंडी जगह आ जाएगा, ठंडा पानी गर्म जगह चला जाएगा, फिर गर्म पानी ठंडे की जगह, ठंडा पानी गर्म की जगह। अब ऐसा होता कैसे, जरिए हम जरा आपको एक बार और समझा देते हैं। जो हमारे यहाँ की एयर है, एयर तो पहली बात ऊष्मा की कुचालक है, सूर्य के प्रकाश से वो गर्म होगी नहीं, गर्म नहीं होगी ना। लेकिन सूर्य का जब प्रकाश आएगा पृथ्वी पर तो पृथ्वी तो गर्म होगी। अच्छा, जब पृथ्वी गर्म होगी तो इसके आसपास का वातावरण भी गर्म होगा। जब इसके आसपास का वातावरण गर्म होगा तो वहां की एयर भी गर्म होगी। अच्छा, जब एयर गर्म होगी तो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? अगर गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी, और अगर हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी। अगर एयर नीचे से गर्म होकर के ऊपर गई है तो उस वायु का स्थान लेने के लिए ऊपर की ठंडी वायु तो नीचे आएगी। ये प्रक्रिया इस तरह से चलेगी ना कि नीचे ये पृथ्वी है, पृथ्वी अगर गर्म हुई तो यहाँ से जो इसका क्षेत्र है वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद जो यहाँ की वायु है वो धीरे 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 करके क्या होगी, ऊपर चल जाएगी। और ऊपर तो कुछ ठंडी वायु है, वो ठंडी वायु क्या होगी, धीरे धीरे करके इसका स्थान आकर के ले लेगी। ये प्रक्रिया बार बार ऐसे चलती रहेगी। यानी कि नीचे की वायु गर्म होकर के जाएगी ऊपर, ऊपर की वायु जो ठंडी है वो आ जाएगी नीचे। ये प्रक्रिया बार बार ऐसे चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं संवहन। वो पतीले वाली भी बात हम लोग समझ रहे हैं कि पानी पहले नीचे का उसका जो लेवल है वो पहले गर्म होगा, वो गर्म होने के बाद ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो ठंडा पानी हो नीचे चल जाएगा, नीचे वाला फिर गर्म पानी ऊपर, ऊपर का ठंडा पानी नीचे। तो ऊपर नीचे के होने की ये जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है संवहन। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए, तो इस चीज को कहते हैं संवहन। आगे हम लोग जरा देख लेते हैं विकिरण। विकिरण क्या है? विकिरण अपने माध्यम को गर्म नहीं करता है। सूर्य से आने वाली विकिरण जो है वो सीधे पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी भी गर्म हो जाती है। बस ये विकिरण का ये काम है। संवहन तो वायु गर्म होकर के ऊपर नीचे हो रही थी, वो संवहन प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन विकिरण वो है कि विकिरण अपने माध्यम को गर्म किए बिना सीधी वस्तु पर जिस पर पड़ता है उसको गर्म कर जाता है। सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी को गर्म कर देती है। तो यही है कि वो अपने माध्यम को गर्म किए बिना सीधे वस्तु को वो गर्म कर देती है। यही चीज कहा जाता है, उसको विकिरण कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है। एक है आपका अभिवहन। अभिवहन ऐसा कुछ है ना। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे संवहन, संवहन की जो दिशा है वो कैसी है, ऊपर नीचे, इसी को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो जो संवहन की क्रिया है वो है ऊर्ध्वाधर, और इसी के उल्टे में एक होता है अभिवहन, एडवेक्शन जिसे कहा जाता है। अभिवहन में क्या होता, अच्छा इसमें संवहन में तो था ऊर्ध्वाधर। अच्छा, ऊर्ध्वाधर का उल्टा क्या होता है, क्षैतिज होता है ना। तो एडवेक्शन में या अभिवहन में जो ऊष्मा का संचरण होगा या ताप का जो संचरण होगा वो होगा कैसा, क्षैतिज होगा, क्षैतिज होगा। अब चलिए जरा अभिवहन क्या है इसे मैं आपको समझाता हूं। हम लोग गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा पढ़ चुके हैं। अच्छा, गर्म जलधारा क्या होती हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से शीत कटिबंध की ओर बढ़ती हैं ये। अच्छा, मान लेते हैं कि जो ऐसा भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो गर्म होगा। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ तो गर्मी होगी ना। यहाँ से जो गर्म जलधारा उठेगी वो क्या होगा, ये ध्रुव की साइड में चलेगी, तो यहाँ से ये इधर आगे बढ़ेगी। तो गर्म जो धारा है वो ठंडे प्रदेशों की साइड में जाएगी, तो इस चीज को वो क्या करेगी, धीरे धीरे उसको गर्म कर देगी। अच्छा, मैं तो इसको ऊपर नीचे कर दिया तो ये भी ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। इसको ऐसे हम करते हैं कि अगर यहाँ से उठी है वो गर्म जल धारा और ये आगे ऐसे बढ़ी है, अगर इधर ध्रुव की साइड में अगर वो पहुंच गई है तो यहाँ ठंडी जल धाराएं जो हैं, तो गर्म धारा क्षैतिज रेखा में होते हुए धीरे धीरे करके वो ध्रुवीय प्रदेशों की साइड में चल जाती है। तो जब क्षैतिज रेखा में जब ताप का संचरण होता है तो उसे कहा जाता है अभिवहन। अभिवहन यानी कि एडवेक्शन उसको कहा जाता है। और जब ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है तो उसको कहा जाता है संवहन। और जो चालन होता है ठोस में, और संवहन होता है तरल और गैस में। ये इन सब के कुछ गुण धर्म है, जानते रहेंगे। चलिए आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक दो बार जाकर के घर पर फिर से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा समझ में। और खास करके अगर साइंस वाले कहें कि हमको समझ में ना आता है तो बात एकदम निराली है उन सब की।
ना पढ़ो तो उसमें क्या बात है। अच्छा, जो लू चलती है, लू, लू, ये किसका उदाहरण हो सकता है? लू में संवहन होगा, अभिवहन होगा, चालन होगा या विकिरण होगा? क्या होगा इसमें? लू अगर चलती है तो उसमें संवहन होगा, विकिरण होगा, चालन होगा या फिर अभिवहन होगा? एकदम लोल, नंबर एक लोल। तुम लोग कैसे हो, इसी तो समझो तो। संवहन अगर कह रहे तो संवहन की क्रिया कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। क्या लू ऊपर नीचे चलती है? कैसी चलती है? हवा आती सीधे से तुम्हारी साइड में आती है ना, तो क्षैतिज चलती है, ऊर्ध्वाधर चलती है? क्षैतिज चलती है ना, तो क्षैतिज में क्या होगा? अभिवहन उसको कहा जाता है, एडवेक्शन उसको कहा जाता है। तो जो लू अगर उदाहरण में अगर आपको दिया जाए तो वो एडवेक्शन का पार्ट है, वो अभिवहन होता है उसमें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समान ताप को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? समांतर रेखा। तुम लोग बताओ। समताप रेखा उसको कहा जाता है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। आपको मिल गया है 1 नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, पूरे विश्व के तापमान का विवरण देखने के लिए किन 2 महीनों का सिलेक्शन किया जाता है? जनवरी और जुलाई। ऐसा क्यों किया जाता है? जनवरी में न्यूनतम तापमान होता है और जुलाई में अधिकतम हो जाता है ना। हाँ, इसीलिए इन 2 महीनों का लिया जाता है। चलिए, तुम लोग क्या चल रहा है, एकदम अलग से क्या चल रहा है? कोई समस्या हो तो समस्या का समाधान किया जाए। कौन नहीं बैठने दे रहा है? कौन नहीं बैठने देंगे? आओ आओ, इधर आओ बेटो। जगह इतनी है तो कहे नहीं बैठने देंगे? नहीं, कहे खिसका रहे हो? अगर आपको बैठना है तो आप आकर के बैठो, कहे किसी को खिसकाओगे? जहां जगह वहां बैठ जाओ, आराम। सराय बीघा का युद्ध इतिहास में न लिखा जाए कि बीकासराय का पहला युद्ध लड़ा गया और 2 रानी लक्ष्मीबाई के बीच लड़ा गया, ऐसा कुछ ना आए। नहीं, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आप लोगों का भी नाम आ जाएगा। तापमान में होने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? तापमान में होने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? तापांतर है। हाँ ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि किस गोलार्ध में तापांतर कम पाया जाता है? किस गोलार्ध में तापांतर कम पाया जाता है? क्यों, लड़ने में ही तेज है बस? फिर युद्ध है? अरे हम समझौता करवा देंगे अगर ऐसे युद्ध बढ़ता रहा आगे तो। रूस यूक्रेन ना बनो। किस गोलार्ध में तापांतर कम पाया जाता है? 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इतना तक हम हिंट आपको दे दिए हैं। अब अगर एक गोलार्ध का आप नाम लेंगे, वो अगला तैयार बैठा है कि आप जो एक बता करके गलत होंगे, अगला उसका उल्टा बता करके वो राइट हो जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। उत्तरी गोलार्ध में तापांतर कम पाया जाता है। तुम लोग बताओ। दक्षिणी है। चलिए ठीक है, बॉयज को मिल जाएगा 1 नंबर। जरा आप लोग जरा बताएंगे तापांतर ज्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में तापांतर ज्यादा पाया जाता है। इसके पीछे का जरा रीजन हम लोग समझ लेते हैं
कोई जरा समझाओ, राम सिंह बच्चे तुम जरा समझाओ कि दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर कम क्यों है और उत्तरी गोलार्ध में तापांतर ज्यादा काहे है, बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जल की मात्रा अधिक है, हाँ जो उत्तरी गोलार्ध में वहाँ पे जल की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत कम है। हाँ हाँ राइट आंसर है ये। दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर तापांतर कम पाया जाता है, और जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर पानी की मात्रा दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम है, इसलिए वहां पर तापांतर ज्यादा पाया जाता है। ठीक ठीक। हम्म। जरा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं ना कि एक दिन यानी कि 24 घंटे में होने वाले अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के औसत को क्या कहा जाता है? बताएं। दैनिक दैनिक तापांतर, चलो ठीक है। हम्म। 6 महीने के अंतराल पर अगर देखा जाए कि मैक्सिमम तापमान और न्यूनतम तापमान के डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? हाँ तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ, ले लो। हम्म। अर्धवार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, द्विमासिक तापांतर, इनमें से कोई नहीं। वार्षिक तापांतर होता है ना। तुम लोग पढ़ते हो तुम रटंत विद्या, अरे समझंत विद्या पढ़ा करो कि थोड़ा समझ है आपकी विकसित हो, इसलिए पढ़ा जाता है कि आप समझदार बनेंगे। मैं क्या बोला, अगर मैं ये बोला होता कि पूरे साल भर में न्यूनतम और अधिकतम, साल भर में होता तो एक वर्ष की बात होती, वर्ष का होता तो वार्षिक तापमात्रा ये हो जाता। मैं क्या बोला हूँ, 6 महीने, और 6 महीने को अर्धवार्षिक कहा जाता है, तो ये अर्धवार्षिक तापांतर हो जाएगा। अरे चिल्लाई है, तुम्हारे पक्ष वाली सब चिल्लाई है। हाँ अच्छा, आप लोग उनका नाम सुने हैं? कोई एक रमेश कुमार मौर्य डॉक्टर करके है विकासराय में, मौर्य डॉक्टर, मौर्य डॉक्टर। हाँ कान की बहुत बढ़िया दवा देते हैं वो, सुनाई बढ़िया पड़ने लगता है। अगर ऐसी कोई डिफेक्शन अगर आपके पास में हो तो बहुत बढ़िया इलाज करते हैं, आप वहाँ इलाज करवा सकते हैं। तो नंबर किसी को नहीं मिलने वाला शायद ना। हाँ तो नंबर किसी को नहीं मिलेगा। चलिए सामान्य दशा में समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, बताएं। सामान्य दशा में समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? बताएं बताएं। किसका ये हमको ना पता है कि किसका है, और ओनली 10 सेकंड है आप लोगों के पास में, इस चीज का ध्यान रखा कीजिए। ऑप्शन ले लो, 66 सेमी, 76 सेमी, 86, 96। हाँ हाँ बढ़िया पढ़ा लेते हो, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ चलो चलो हम इंटरप्ट नहीं, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। दूसरों को पढ़ाने में एकदम माहिर है सब। हाँ बोलो। 86 गलत है। अरे अंग्रेजी में मत बोला करो, हमको कम समझ में आता है। 76 ना। हाँ ठीक है। एक एक नंबर आपको मिला। 76 सेंटीमीटर होता है समुद्र तल पर अगर सामान्य अवस्था में हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार। हाँ तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। चलिए
वायुमंडलीय दाब की एक और इकाई क्या होती है? वायुमंडलीय दाब की एक और इकाई क्या होती है? आपको तुम लोग रतिये भर पढ़ के आए हो का? लिखो। पास्कल, बास्कल, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। एक को समझाई में नहीं आएगा कि कौन सा बताएं। अब ऑप्शनवा लेने के बाद भी से बूझ के बताएंगे। ये नहीं है कि मतलब ऑप्शन लिए तो बस आ गया है, बस मार दो यही राइट हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ। तुम लोग कुछ बताया करो। और ए लड़के, मुंह में अंगुली नहीं करते हैं, ठीक है? कभी कलम मुंह में ले लेंगे, कभी अंगुलियां मुंह में। चलो क्वेश्चन हम पास करते हैं, इतना वेट करते हैं तुम। पास्कल, हाँ पास्कल आंसर है। एक नंबर आप लोगों को मिलता है। आगे चलते हैं। आप लोगों में मुझे लगता है कि निगेटिविटी काफी ज्यादा है, कि आप लोग जैसे ये पूरा प्रण करके निकलते हैं कि हम नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे। आप कितना समझाइए, अरे थोड़ा समझने का प्रयास किया कीजिए और पढ़ने का प्रयास किया कीजिए और पढ़ करके आया कीजिए। आज मुझे लग रहा है कि कल की लड़कियां पूरी खाई हैं और पूरी खा कर रात भर पढ़ के आई हैं। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है लड़कियों से। हाँ तुम तो बता चुके हो ना, पास्कल तुम लोग भी बताए हो ना। अच्छा पासिंग क्वेश्चन। चलो दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है लड़कों से। एक किलो पास्कल में एक किलो पास्कल में कितने मिली बार होगा? एक किलो पास्कल में कितना मिली बार होगा बताओ। ले लो। 1012.2, 1013.2, 1014.2, 1015.2। बोलो। हाँ 1012। लड़की बताओ तुम लोग। 1015 बता ली। दोनों लोग गलत हो। 1013.2 ये होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, जरा आप लोग बताएंगे समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? समान वायुदाब वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाए, जरा बताएंगे। समदाब रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको मिल गए हैं 2 नंबर। और टाइम इजाज़त आगे नहीं कर रहा है, इसलिए आज का जो सेशन है उसे यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। काउंटिंग कर ली जाए, काउंटिंग कर ली जाए, देख लेते हैं। 2 1 3 3 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 1 13। आज तुम बहुत ही कम पर हो, कभी 30 35 नंबर तक जाने वाले 12 13 तक रुक गए हैं। 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13 2 15। आज तो रिकाउंटिंग का कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ स्थिति है, फिलहाल परफॉर्मेंस आप लोगों का ठीक है।
जैसे भी हैं अच्छे हैं। मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें बढ़िया से। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद आप सभी को। इसको बंद कर दो एक लोग इसको बंद कर दो। ये लड़कियां जो अगवा बैठी तुम्हें लोग कह रहे हैं